लीजिए सुनिए प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के 12वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पूर्णा कितना चाहती थी कि कमला प्रसाद की ओर से अपना मन हटा ले, पर यह शंका उसके हृदय में समा गई थी कि कहीं इन्होंने सचमुच आत्महत्या कर ली तो क्या होगा। रात को वो कमला प्रसाद की उपेक्षा करके चली तो आई थी, पर शेष रात उसने चिंता में काटी। उसका विचलित हृदय पति भक्ति संयम और व्रत के विरुद्ध भांति भांति की तर्कनाएं करने लगा। क्या वो मर जाती तो उसके पति पुनर्विवाह न करते? अभी उनकी अवस्था ही क्या थी? 25 वर्ष की अवस्था में क्या विधुर जीवन का पालन करते? कदापि नहीं। अब उसे याद ही न आता था कि पंडित वसंत कुमार ने उसके साथ कभी इतना अनुरक्त प्रेम किया था। उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ था। सारे दिन तो दफ्तर में बैठे रहते थे, फिर उन्होंने उसे सुख ही क्या पहुंचाया। एक एक पैसे की तंगी रहती थी, सुख क्या पहुंचाते। उनके साथ भी रो रो कर ही जिंदगी कटती थी। क्या रो रो कर प्राण देने के लिए उसका जन्म हुआ है? स्वर्ग और नरक सब ढकोसला है। अब इससे दुखदायी नरक क्या होगा? जब नरक ही में रहना है तो नरक ही सही। कम से कम जीवन के कुछ दिन आनंद से कटेंगे। जीवन का कुछ सुख तो मिलेगा। जिससे प्रेम हो वही अपना सब कुछ। विवाह और संस्कार सब दिखावा है। 4 अक्षर संस्कृत पढ़ लेने से क्या होता है? मतलब तो यही है ना, किसी प्रकार स्त्री का पालन पोषण हो। इस चिंता में क्यों कोई मरे? विवाह क्या स्त्री को पुरुष से बांध देता है? वो भी मन मिले ही का सौदा है। स्त्री और पुरुष का मन न मिला तो विवाह क्या मिला देगा? बिना विवाह हुए स्त्री पुरुष आजीवन प्रेम से रहते हैं। कुत्सित भावनाओं में पूर्णा ने भोर कर दिया। प्रातःकाल वो बालों में कंघी कर रही थी कि सुमित्रा आकर खड़ी हो गई और पूर्णा ने मृदु भाव से कहा, बैठो बहन, आज तो बड़े सवेरे नींद खुल गई। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, नींद आई ही किसे थी? पूर्णा, न जाने किस तबीयत के आदमी हैं। सुमित्रा, क्या तुमने अभी तक उनकी चाह नहीं पाई? तुम तो इन बातों में चतुर हो। पूर्णा ने आशंकित नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, मैं ये विद्या नहीं पढ़ी हूं। सुमित्रा, पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि मुझे धोखा हुआ था। पूर्णा ने क्रोध का भाव धारण करके कहा, तुम तो बहन आज लड़ने आई हो। सुमित्रा, हां, आज लड़ने ही आई हूं। हम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकती। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। ऐसा जान पड़ा मानो पृथ्वी ने अपने सारे बोझ से दबा दिया है। सुमित्रा ने फिर कहा, तुमने जब पहले पहल इस घर में कदम रखे थे तभी मैं खटकी थी। मुझे उसी वक्त ये संशय हुआ था कि तुम्हारा यौवन और उस पर सरस स्वभाव मेरे लिए घातक होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखना शुरू किया था। लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है? मैं जानती हूं तुम्हारा हृदय निष्कपट है। अगर तुम्हें कोई न छेड़ता तो तुम जीवन पर्यंत अपने व्रत पर स्थिर रहती। लेकिन पानी में रहकर हलकोरे से बचे रहना तुम्हारी शक्ति के बाहर था। बेलंगर की नाव लहरों में स्थिर नहीं रह सकती। पड़े हुए धन को उठा लेने में किसे संकोच होता है? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है पूर्णा। तुम दुलक नहीं सकती। मैं जो कुछ कह रही हूं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूं। अब भी अगर बच सकती हो तो उस कुकर्मी का साया भी अपने ऊपर न पड़ने दो। ये न समझो कि मैं अपने लिए, अपने पहलू का कांटा निकालने के लिए तुमसे ये बातें कह रही हूं। मैं जैसी तब थी वैसी ही अब हूं। मेरे लिए जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। मुझे तुम्हारी चिंता है। ये पिशाच तुम्हें कहीं का न रखेगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूं, कहो कहूं, कहो ना कहो। पूर्णा ने मुंह से तो कोई उत्तर न दिया, केवल एक बार ग्लानिमय नेत्रों से देखकर सिर झुका लिया। सुमित्रा बोली, उससे तुम साफ साफ कह दो कि वो तुमसे विवाह कर ले। पूर्णा ने विस्फारित नेत्रों से देखा। सुमित्रा, विवाह में केवल एक बार की जगह घसाई है, फिर कोई कुछ न कह सकेगा। इस भांति लुक छिप कर मिलना तो आत्मा और परलोक दोनों ही का सर्वनाश कर देगा। उसके प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर वो विवाह करने पर राजी हो जाए तो समझ लेना कि उसे तुमसे सच्चा प्रेम है। नहीं तो समझ लेना उसने काम वासना की धुन में तुम्हारी आबरू बिगाड़ने का निश्चय किया है। अगर वो इनकार करे तो उससे फिर न बोलना, न उसकी सूरत देखना। मैं कहो लिख दूं कि वो विवाह करने पर कभी राजी न होगा।
वो तुम्हें खूब सब्ज बाग दिखाएगा, तरह तरह के बहाने करेगा, मगर खबरदार उसकी बातों में ना आना, पक्का जालिया है। रही मैंने तो मन में ठान लिया है कि लाला के मुख में कालिख पोत दूंगी, भला से मेरी आबरू जाए, भला से सर्वनाश हो जाए, मगर इन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न रखूंगी। पूर्णा ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, मैं ही क्यों ना मुंह में कालिख लगाकर कहीं डूब मरूं बहन। सुमित्रा, तुम्हारे डूब मरने से मेरा क्या उपकार होगा? ना वो अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं, ना मैं अपना स्वभाव छोड़ सकती हूं। ना वो पैसों को दांत से पकड़ना छोड़ेंगे और ना मैं पैसों को तुच्छ समझना छोड़ूंगी। उन्हें छिछोरेपन से प्रेम है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का खप। मुझे इन बातों से घृणा है। अब तक मैंने उन्हें इतना छिछोरा न समझा था। समझती थी वो प्रेम कर सकते हैं, स्वयं उनसे प्रेम करने की चेष्टा करती थी। पर रात को जो कुछ देखा उसने उनकी रही सही बात भी मिटा दी। और सारी बुराइयां सह सकती हूं, किंतु लंपटता का सहन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं पूर्णा, तुम्हारी ओर से कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ, बल्कि मुझे तुम्हारी ऊपर दया आती। मैंने यदि क्रोध में कोई कठोर बात कह दी हो तो क्षमा करना। जलते हुए हृदय से धुएं के सिवा और क्या निकल सकता है। पूर्णा का सारा शरीर थर थर कांप रहा था, मानो पृथ्वी नीचे धंसी जाती थी। उसका मन कभी इतना दुर्बल न हुआ था। वो कोई आपत्ति न कर सकती थी। उसका जीवन इस समय सुमित्रा की मुट्ठी में था। सुमित्रा की जगह वो होती तो क्या वो इतनी उदार हो सकती थी? कदापि नहीं। वो उसे विष खिला देती, उसके गले पर छुरी चला देती। इस दया ने अभाग्नि पूर्णा को इतना प्रभावित किया कि वो रोती हुई उसके पैरों पर गिरकर सिसकियां भरकर बोली, बहन, मुझ पर दया करो। सुमित्रा ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, मैंने तो कह दिया बहन कि मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। बस अब तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि इस धूर्त से पीछा छूटे, उसे तुम्हारी ओर ताकने का भी साहस न हो। उसे तुम आपकी कुत्ते की भांति दुत्कार दो। पूर्णा ने दीन स्वर में कहा, बहन, मैं क्या करती? मेरी जगह तुम होती तो शायद तुम भी वही करती जो मैंने किया। उन्होंने अपने प्राण दे डालने की धमकी दी है। सुमित्रा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो ये धमकी सुनकर मैं उसके सामने सिर झुका देती? 1000 बार नहीं, जरूर प्राण दे दो। कल देते हो तो आज ही दे दो। तुमसे न बने तो लाव में मौत के घात उतार दो। इन धूर्त लंपटों का यह भी एक लटका है। इसी तरह प्रेम जताकर ये रमणियों पर अपना रंग जमाते हैं। ऐसे बेहया मरा नहीं करते, मरते हैं वे जिनमें सत्य का बल होता है। ऐसे विषय वासना के पुतले मर जाएं तो संसार स्वर्ग हो जाए। ये दुष्ट वैश्याओं के पास नहीं जाते, वहां जाते इनकी नानी मरती है। पहले तो वैश्या देवी भरपूर पूजा लिए सीधे मुंह बात नहीं करती, दूसरे वहां शहर के गुंडों का जमघट रहता है। कहीं किसी से मुठभेड़ हो जाए तो लाला की हड्डी पसली चूर कर दें। ये ऐसे ही शिकार की टोह में रहते हैं, जहां न पैसे का खर्च है न पिटने का भय। हर लगे न फिटकरी और रंग चाहे चोखा। चिकनी चुपड़ी बातें की, प्रेम का स्वांग भरा और बस एक निश्चल हृदय के स्वामी बन बैठे। पूर्णा ने कुछ धृष्टता से कहा, मेरी बुद्धि पर जाने क्यों पर्दा पड़ गया? सुमित्रा ने धैर्य देते हुए कहा, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है बहन। ऐसा पर्दा पड़ना कोई अनोखी बात नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकती कि प्रेम की मीठी बातों में पड़कर क्या कर बैठती। ये मामला बड़ा नाजुक है बहन। धन से आदमी का जी भर जाए, प्रेम से तृप्ति नहीं होती। ऐसे कान बहुत कम हैं जो प्रेम के शब्द सुनकर फूल न उठें। सहसा कमला प्रसाद हाथ में एक पत्र लिए हुए आया, पर द्वार के अंदर कदम रखते ही सुमित्रा को देखा तो कुछ झिझकते हुए बोला, पूर्णा, प्रेमा ने तुम्हें बुलाया है। मैंने गाड़ी जोतने को कह दिया है, चलो तुम्हें पहुंचा दूं। पूर्णा ने सुमित्रा की ओर देखा, मानो पूछ रही है कि तुम्हारी क्या राय है। पर सुमित्रा दीवार की ओर ताक रही थी, मानो उसे पूर्णा से कोई सरोकार ही नहीं। पूर्णा ने हिचकते हुए कहा, आप जाएं, मैं किसी वक्त चली जाऊंगी। कमला प्रसाद, नहीं, शायद कोई जरूरी काम है, उसने अभी बुलाया है। पूर्णा ने फिर सुमित्रा की ओर देखा, पर सुमित्रा अभी तक दीवार की ओर ताक रही थी। न हां कहते बनता था, ना नहीं। प्रेमा से वो इधर महीनों से न मिल सकी थी। उससे मिलने के लिए चित्त लालायित हो रहा था। न जाने क्यों बुलाया है, इतनी जल्दी बुलाया है तो अवश्य कोई जरूरी काम होगा। रास्ते भर की बात है, इनके साथ जाने में हरज ही क्या है। वहां 2-4 दिन रहने से दिल बहल जाएगा।
इन महाशय से पिंड छूट जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, आप क्यों कष्ट कीजिएगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। कमला प्रसाद ने झुंझलाकर उत्तर दिया, अच्छी बात है, जब इच्छा हो चली जाना, मैं तो इसी वक्त जा रहा हूं। दानू बाबू से कुछ बातें करनी है। मैंने तुम्हारे आराम के ख्याल से कहा था कि इसी गाड़ी पर तुम्हें भी लेता चलता। पूर्णा अब कोई आपत्ति न कर सकी। तो कब जाइएगा? कमला प्रसाद ने द्वार के बाहर कदम रखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूं। पूर्णा भी चटपट तैयार हो गई। कमला प्रसाद चला गया तो उसने सुमित्रा से कहा, इनके साथ जाने में क्या हरज है? सुमित्रा ने आश्वासन देते हुए कहा, साथ जाने में बड़ा हरज है, मगर देखो मुझे भूल न जाना, जल्दी ही आना। ये वाक्य सुमित्रा ने केवल शिष्टाचार के भाव से कहा। दिल में वो पूर्णा के जाने से प्रसन्न थी। पूर्णा का मन कमला प्रसाद की ओर से फेर देने के बाद अब उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी कि उन दोनों में कुछ दिनों के लिए विच्छेद हो जाए। पूर्णा अब यहां आने के लिए उत्सुक न होगी और प्रेमा खुद उससे जाने को क्यों कहने लगी। उसके यहां रहना स्वीकार कर ले तो मुंह मांगी मिल जाए। सुमित्रा को पूर्णा के चले जाने ही में अपना उद्धार दिखाई दिया। लेकिन जब पूर्णा तांगे पर बैठी और देखा कि घोड़े की रास किसी कोचवान के हाथ में नहीं, कमला प्रसाद के हाथ में है, तो उसका हृदय अज्ञात शंका से दहल उठा। एक बार जी में आया कि तांगे से उतर पड़े, पर इसके लिए कोई बहाना न सूझा। वो इसी दुविधा में पड़ी हुई थी कि कमला प्रसाद ने घोड़े को चाबुक लगाई। तांगा चल पड़ा। कुछ दूर तक तांगा परिचित मार्ग से चला। वही मंदिर थे, वही दुकानें। पूर्णा की शंका दूर होने लगी। लेकिन एक मोड़ पर तांगे को घूमते देखकर पूर्णा को ऐसा आभास हुआ कि सीधा रास्ता छूटा जा रहा है। उसने कमला प्रसाद से पूछा, इधर से कहाँ चल रहे हो? कमला प्रसाद ने निश्चिंत भाव से कहा, उधर फेर था, इस रास्ते से जल्द पहुंचेंगे। पूर्णा चुप हो गई। कई मिनट तक गली में चलने के बाद तांगा चौड़ी सड़क पर पहुंचा। इसके बाद उसने रेलवे लाइन पार की। अब आबादी बहुत कम हो गई थी। केवल दूर दूर पर अंग्रेजों के बंगले बने हुए थे। पूर्णा ने घबरा कर पूछा, ये तुम मुझे कहाँ लिए चलते हो? जरा अपने बगीचे तक चल रहा हूं, कुछ देर वहां बाग की सैर करके तब प्रेमा के घर चलेंगे। तुमने बगीचे का तो जिक्र भी नहीं किया था। नहीं तो मैं कभी नहीं आती। अरे 10 मिनट के लिए यहीं रुक जाओगी तो ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा? तांगा लौटा दो, नहीं मैं कूद पड़ूंगी। कूद पड़ोगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? पूर्णा ने सशंक नेत्रों से कमला प्रसाद को देखा। वो उसे निर्जन स्थान में क्यों ले आया है? क्या उसने मन में कुछ और ठानी है? नहीं, वो इतना नीच, इतना अधम नहीं हो सकता। और बगीचे पर 10-5 मिनट रुक जाने ही में क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वहां भी तो नौकर चाकर होंगे। जरा देर में बगीचा आ पहुंचा। कमला प्रसाद ने तांगे से उतरकर फाटक खोला। उसे देखते ही दो माली दौड़े हुए आए। एक ने घोड़े की रास पकड़ी, दूसरे ने कमला प्रसाद का हैंड बैग उठा लिया। कमला प्रसाद ने पूर्णा को आहिस्ते से तांगे पर से उतारा और उसे भीतर के सजे हुए बंगले में ले जाकर बोला, ये जगह तो ऐसी बुरी नहीं है कि यहाँ घंटे 2 घंटे ठहरा ना जा सके। पूर्णा ने कौशल से आत्मरक्षा करने की ठानी थी। बोली, प्रेमा मेरी राह देख रही होगी, इसी से जल्दी कर रही थी। कमला प्रसाद, अजीब बात है ना बनाओ, मैं सब समझता हूं। तुम मुझे ऐसा दुरात्मा समझती हो, इसका मुझे गुमान भी न था। वो देवी जिसके इशारे पर मैं अपने प्राणों का विसर्जन करने को तैयार हूं, मुझे इतना नीच और भ्रष्ट समझती है, ये मेरे लिए डूब मरने की बात है। पूर्णा ने लज्जित होकर कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें नीच और भ्रष्ट समझती हूं? कमला प्रसाद, आखिर गाड़ी से कूद पड़ने को क्यों तैयार थी? क्यों बार बार तांगा लौटा देने का जिक्र कर रही थी? चादर उतार डालो, जरा आराम से बैठो। ये भी अपना ही घर है, कोई सराय नहीं। अब बताओ, तुम मुझसे क्यों इतना डरती हो? क्या मैं हत्यारा हूं, लंपट हूं, लुटेरा हूं, उचक्का हूं? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया है जिससे तुमने मेरे विषय में ऐसी राय जमा ली? मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, फिर भी तुम मुझे इतना नीच समझती हो। तुम्हारी इस दुर्भावना का एक ही कारण हो सकता है, सुमित्रा ने तुम्हारे कान भरे हैं। आज मैंने देखा, वो तुम्हारे पास बैठी गप्पे हाँक रही थी, तुम उसकी बातों में आ गई। मैं जानता हूं उसने मेरे विषय में खूब जहर उगला होगा, मुझे दगाबाज, कमीना, लंपट सभी कुछ कहा होगा। ये सब केवल इसलिए कि तुम्हारा दिल मुझसे फिर जाए। मैं उसकी नस नस पहचानता हूं। वो अगर मुझे अपनी मुट्ठी में रख सके तो मैं उसका उपास्य स्वामी, ईश्वर, सब कुछ हूं। उसकी मुट्ठी में न रहूं
तो लंपट दुष्ट धूर्त हूं। उसके लिए ये असह्य है कि मैं किसी की ओर आंख उठाकर देख भी लूं। नहीं, वो मुझे अपना कुत्ता बनाकर रखना चाहती है। नित्य पीछे अपनी दुम हिला हिलाकर दौड़ता फिरूं, उसकी आवाज सुनते ही आकर उसके पांव चाटने लगूं। तब वो मुझे अपनी मेज पर बिठाएगी, गोद में उठाकर प्यार करेगी, थपकेगी, सहलाएगी। लेकिन कहीं उसके इशारे पर दौड़ा हुआ ना आया तो फिर डंडा हंटर ठोकर के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। अगर मैं कुत्ता बनकर रह सकता, आज मुझ सा भाग्यवान संसार में कोई न होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझ में वो गुण नहीं। मैं पुरुष हूं और पुरुष ही रहना चाहता हूं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा के 12वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।